हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है बिहार। बिहार क्विज। मैंने टाइटल के नीचे लिखा हुआ है भारत का गौरवशाली अतीत। इसका मतलब क्या है? आज हम जिस बिहार को जिस रूप में देखते हैं, क्या बिहार उसी रूप में था पहले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बिहार तो देश के प्रतिभा को दिखाता था, देश के गौरव को दिखाता था। लेकिन आज स्थिति चूंकि वहां पर क्यों ऐसी हो गई? क्योंकि वहां पे साक्षरता लिटरेसी रेट जो है ऑलमोस्ट 67% के पास है, जबकि इंडिया की लिटरेसी करीब से 80 के पास पहुंचती है एवरेज में। तो अब सोचिए, थोड़ी सोचिए बात कि जो बच्चा 7 साल का है, जिसे पढ़ना लिखना आता है, उसको इंडियन पोजीशन में उसको लिटरेट माना जाता है, कम से कम पढ़ना लिखना आता है। तो जिस प्रदेश में 33-34% लोग लिखना पढ़ना भी नहीं जानते हो, तो इस वैज्ञानिक युग में कैसे वो साथ चलेंगे? ये सबसे बड़ी समस्या है। तो साक्षरता ही उसका सबसे बड़ा मूल कारण हो जाता है किसी भी चीज के आगे बढ़ने या निरक्षरता उसके पीछे जाने का होता है। खैर, उस पर हम बहुत ज्यादा अब चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। हमने जब कहा है कि भारत का गौरवशाली इतिहास, तो अब गौरवशाली इतिहास है तो क्या है वो? देखिए, भारत के इतिहास में जब हम क्रमिक अध्ययन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वैदिक काल से लेकर उत्तर वैदिक काल तक जो चीजें लिखी गई हैं उनका कोई निश्चित तिथि नहीं है, कोई निश्चित तिथि क्रम नहीं है जिससे कि हम ये डिसाइड कर सके कि फला इंसिडेंट या फला घटना उसी समय हुई थी। लेकिन बौद्धिज्म के आने के समय, मतलब बौद्धिज्म और जैनिज्म के समय, महात्मा बुद्ध और जैन के समय में के बाद से एक या उसके समकालीन स्थितियों में हमें समय का ज्ञान हो गया था और हम उसको एक लिखित रूप में साक्ष्यों के साथ सामने आए हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है एक बुद्ध टेक्स्ट जो है, उसका नाम है अंगुत्तर निकाय। उसने संपूर्ण भारत को जो है, तत्कालीन संपूर्ण भारत को जो है, कहा है 16 महाजनपदों में विभक्त था। तो प्रश्न ये उठता है कि महाजनपद क्या है? जन मतलब जनता, जैसे हम हैं। पद मतलब पैर, मतलब जहां पर भी जनता का पैर पड़ गया वो क्या बन गया, और वहां पर एक समूह के रूप में लोग रहने लगे, शहरीकरण की स्थिति बना करके, तो वो जनपद हो गया। और जनपद का एक बड़ा रूप जब सामने आ गया, जो किसी प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा शासित होने लगा, तो वो क्या हो गया? वो महाजनपद हो गया। तो जनपद वही है, समझिए जैसे आज के दिन में भी जनपद जिला है, और महाजनपद को आप मान लीजिए स्टेट, मतलब उतने राज्यों में एक तरह से देश को विभक्त करने की बात उन्होंने बताया था कि हुआ था। तो इस समय जो है उन्होंने अंगुत्तर निकाय में माना कि 16 की चर्चा की गई है, लेकिन चूंकि हम इस कॉन्टेक्स्ट में बातें कर रहे हैं बिहार के संदर्भ में, तो हमें बताने जा रहे हैं कि उस समय उसने 3 का विषय जो चर्चा किया है, अंग जिसकी राजधानी चंपा, वज्जी जिसकी राजधानी वैशाली। अब तीसरे पर आते हैं जिससे कि मगध जुड़ा हुआ है, वो है आपका बिहार जुड़ा हुआ है, वर्तमान मगध है। मगध की राजधानी शुरू में क्या थी? राजगृह, देन पाटलिपुत्र, देन अगेन पटना। अब हम मगध साम्राज्य की चर्चा करने जा रहे हैं। कहा मगध साम्राज्य की शुरुआती दौर में जिसने स्थापना किया था वह थे रवानी राजवंश के बृहद्रथ। इनके पिताजी का नाम चेदिराज बसु था। इन्होंने अपनी एक राजधानी जो बनाई वो कहां बनाई? गिरिव्रज या वसुमती। इसकी जो भौगोलिक स्थिति थी वो ये थी कि ये चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तो पहाड़ियों से घिरा होने का मतलब ये हुआ कि खुद में एक किले का काम करती थी, ठीक है। लेकिन इसको वास्तविक संस्थापक जो माने जाते हैं हर्यक वंश, हर्यक वंश का बिंबिसार। क्यों? क्योंकि यहां पर इनके कार्यकाल में जो है एक विशाल सेना, एक व्यवस्था सब कुछ देखने को मिल जाती है। पहाड़ियों से घिरे होने की चर्चा मैं कर चुका हूं। राजधानी पहाड़ियों से घिरा हुआ था। बिंबिसार का शासनकाल जो था 544 से 492 ईसा पूर्व माना गया है। पाटलिपुत्र क्या है? ये यही चीज जो है गिरिव्रज आगे आकर के पाटलिपुत्र बनती है, जो कि गंगा सोन
गंगा सोन के संगम पे पास जो है स्थान है वह पाटलिपुत्र है। इसकी स्थापना एक प्रतापी राजा उदयन ने किया था और यहीं से एक विशाल मगध साम्राज्य की स्थापना होनी शुरू हो गई। उसका कारण क्या था? सबसे बड़ा एक तो फोर्टिफिकेशन था, सेकेंडली यहाँ की जमीन उपजाऊ थी, मतलब एग्रीकल्चर लैंड बहुत अच्छा था। तीसरा, आसपास के जंगलों में हाथी थे जिससे हस्ती सेना रखने में काफी सुविधा मिल गई। चौथा, खनिज में क्या था? लौह अयस्क मिले, लोह जिससे कि तमाम तलवार, गड़ासे, भाला इत्यादि जो है युद्ध की सामग्री बनाने में इनको काफी मदद मिल गई। और साथ ही जब चूंकि उनकी कृषि व्यवस्था बहुत अच्छी थी तो उससे क्या हुआ कि सरकार को जो है या शासन को जो है अच्छा राजस्व मिलना शुरू हो गया। राजस्व मिलना शुरू हो गया तो जहां एक तरफ शासन खुद, दूसरी तरफ जनता खुद, तो एक समृद्धशाली साम्राज्य की स्थापना हो गई। हाथी जंगल क्षेत्र था, इससे हस्ती सेना हुआ, मैंने कहा। अब इसी मगध में जो है हम कुछ शासकों की चर्चा करेंगे, सबकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उनके विषय में मुझे कुछ विशेष आपको बताना है। तो पहला शासक है अजातशत्रु। इसको कहते हैं पितृहंता। इसने पिता की हत्या की, पिता बिंबिसार की हत्या करके इसने शासन को पाया था। लेकिन देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी भी था। जहां अशोक कलिंग वार के बाद एकदम अहिंसा पर उतर गए, लेकिन ये आदमी हिंसक होने के बावजूद ही प्रथम बौद्ध संगीत इसके कार्यकाल में हुआ था। बौद्ध संगीत का मतलब क्या था? जैसे हम लोग क्या शास्त्रार्थ होते हैं, एक सभा बैठती है, वहां पर बुद्ध धर्म में कि महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था, कैसे क्या था, एक समय निकालने के लिए एक गोष्ठी छोटे तौर पर मानकर चलिए होती थी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप अध्यक्षता ने की थी। तो ये प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी अजातशत्रु के कार्यकाल में हुआ था। तो फिर हम कहते हैं नंदवंश की स्थापना। ये मगध का बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था। जिस समय धनानंद यहाँ के शासक थे, ठीक उसी समय जो है सिकंदर ने पोरुस पर अटैक किया था। और उस लड़ाई में कहा जाता है कि जब पोरुस ने एक बहुत टफ फाइट दिया था तो सिकंदर की सेना घबरा गई। तो सेल्यूकस निकेटर ने कहा कि जब इतनी छोटी सेना को हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने तो सुना है क्योंकि वो भारत विजय पूरे अभियान के लिए निकला था, उन्हें कहा मालूम हुआ है कि मगध में तो बहुत विशाल सेना है, जिनकी हस्ती सेना बहुत बड़ी है, तो जब इनको हम नहीं झेल पाए तो उनके क्या करेंगे, निश्चित रूप से हम बर्बाद हो जाएंगे। और वहीं से सिकंदर ने वापस जाने के लिए बारे में सोच लिया। तो ये धनानंद जो थे इस सिकंदर आक्रमण के समय थे। और इसी धनानंद को चाणक्य ने अपनी बुद्धिमानी से हटा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। वो हुआ ये था कि कहते हैं कि चाणक्य जो ये इनके दरबार में गए थे एक बार, लेकिन शक्ल से कुरूप थे, मतलब इनका चेहरा बहुत सुंदर नहीं था। इनको अपमानित कर दिया था धनानंद ने। तो उसी दिन उन्होंने एक शपथ लिया था, कसम खाई थी कि मैं तुम्हारी सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। रिजल्ट क्या हुआ कि वो इसी चक्कर में इधर घूम रहे थे। उसी बीच में चाणक्य को एक खेल होता है राजकीलम, उसको खेलते समय एक बच्चे पर निगाह पड़ी, देखा कि वो ग्रुप बनाकर एक नेता के रूप में काम कर रहा है। तो उनके अंदर उसके प्रतिभा दिखी कि ये लड़का जो है एक योग्य शासक बन सकता है, क्योंकि वहां पर भी वो नेतृत्व कर रहा था। उस खेल का नाम था राजकीलम। तो वहां पर चाणक्य ने इसको अपने साथ लिया और यही जो है लड़का जो है बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से विख्यात हुआ, जिसने कि नंदवंश का विनाश किया। एक चीज और था, और ये चाणक्य को जो है हम विश्वगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। चाणक्य किताब लिखे थे अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र का मतलब नहीं है कि दिस इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, दिस इज नॉट इकोनॉमिक बुक, इसमें कोई फाइनेंशियल मैटर की बात नहीं की गई है। ये बुक ऐसी थी जो कि कॉम्प्रिहेंसिव बुक थी, समग्र रूप से मौर्य काल के शासन काल की सभी व्यवस्थाओं की चर्चा करता है, चाहे वो साम्राज्य की हो, चाहे शासन की हो, चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, सबकी। मतलब अर्थशास्त्र डजंट मीन कि ये आर्थिक मामलों का ही कोई चर्चा करती है। फिर आता है गुप्त शासक। गुप्त शासकों को मैंने चर्चा यहां पर इसलिए किया है कि इसके शासन काल में प्राचीन भारत में सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन था। तो स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन कौन कर सकता है, सबसे अधिक कौन इसको चला सकता है? जिसके पास पैसा, जो समृद्ध हो। तो इसलिए हमने इनकी चर्चा किया।
फिर एक महाप्रतापी राजा समुद्रगुप्त, जिसको कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है कि जैसे फ्रांस का नेपोलियन बोनापार्ट था वो पूरे यूरोप को रोकता गया, उसके सामने कोई ठहर ही नहीं पा रहा था। इसीलिए जिस मिशन को इसने स्टार्ट किया समुद्रगुप्त ने, उसमें विजय श्री ही पाया, इस महान विजेता था इसलिए हम इसको भारत का नेपोलियन कहते हैं। तो कहने का मतलब हमारे ये है, हमने तेजी से बताया है कि ये लोग ऐसे थे जिनको देखने से ये लगता है कि इन्होंने मगध साम्राज्य को किन ऊंचाइयों तक ले गया था और अखंड भारत का एक तरह से इन्होंने स्थापना कर दिया था। तो और वो कहां से शुरू हुआ था? मगध, जिसकी मूल भूमि थी क्या है, जिसको के बाद हमने बिहार की चर्चा बाद में करेंगे, तो उस बिंदु आ जाएगा क्यों हमने कहा है, क्योंकि हमको बिहार के पूर्व इतिहास की चर्चा यहाँ पे करना था, स्वर्ण काल को दिखाना था। अब आइए हम दूसरी चर्चा करते हैं। हमने यहाँ पर चिरान लिखा हुआ है। अब चिरान की चर्चा हमने क्यों किया है कि चिरान एक ऐसी स्थान है जहां पर पुरातत्व विभाग के लोगों ने 1970 में खुदाई किया था। तो गंगा घाटी के पास इन्होंने देखा कि यहाँ पूर्व पाषाण काल से लेकर के पूर्व मध्यम और नव पाषाण काल तक की एक क्रमिक प्रगति की चीजें मिलती हैं, तमाम उस समय के हथियार और सामान वस्तुएं मिलती हैं। तो इसे ऐतिहासिक रूप से इस चिरान की हमने चर्चा किया है, जो कि छपरा जिला के पास, छपरा जनपद में सारण के पास मिला हुआ है। ठीक। बोध गया वो स्थान है जहां पर कि महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति किया था। कहते हैं कि जब महात्मा बुद्ध ज्ञान कपिलवस्तु छोड़ करके वाराणसी आए थे और उन्होंने सोचा था कि शायद हमको ज्ञान यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, दुखों का कारण मिल जाएगा, जब ये नहीं मिला तब ये गया की तरफ प्रस्थान कर गए। गया प्रस्थान करने के बाद इसी वट वृक्ष के नीचे, इसे बोध मतलब ज्ञान, इसीलिए बोध गया है, इसी वट वृक्ष के नीचे वो बैठ गए और तपस्या किया। तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान प्राप्ति हुई, जिसमें इन्होंने कहा कि मनुष्य के सभी दुखों का कारण क्या है? इच्छा है। तो उन्होंने ये भी बताया कि इच्छा क्या है, तो इच्छा का दमन कैसे किया जाए। इन्होंने एक मध्यम मार्ग बताया। वो मध्यम मार्ग अष्टांगिक मार्ग है, जिसमें 8 तरह के रास्ते बताए गए हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी इत्यादि। लेकिन वो विषय तो कि काफी डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, क्योंकि अभी हम मगध से चर्चा कर रहे हैं, प्राचीन इतिहास का विषय हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं तक समझिए। फिर आता है इंटरेस्टिंग बात क्या है कि बोध गया जो वर्ल्ड हेरिटेज में, मतलब यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित कर रखा है। रोहतास किला के बारे में कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहतास ने रोहतास किले की स्थापना किया था। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, नालंदा विश्वविद्यालय माना जाता है कि विश्व का प्राचीनतम, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, विश्व का प्राचीनतम। लेकिन यहां पर वास्तव में अध्ययन किस चीजों का होता था? बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीजों का ही होता था। मूल रूप से बौद्ध टेक्स्ट थे, यहाँ पर लोग उसका अध्ययन करते थे और अध्ययन करने के लिए बुक्स बाहर ले आते थे, तमाम टीका टिप्पणी लिखा करते थे। इसका संस्थापक कौन थे नालंदा के? कुमार गुप्त। 450 से 470 के बीच में ये काम किया गया था। अब 2 महान यात्री आते हैं, वेनशांग, जो कि किसके कार्यकाल में? हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया, 630 में यहाँ पर आया था अध्ययन करने के लिए, और यहाँ पे ये तमाम चीजों का अध्ययन इसने किया था और उनका चीनी अनुवाद भी किया था। दूसरा फिर आता है एसिंग, एक चीनी यात्री आया था, जो कि 675 में इसने नालंदा का भ्रमण किया था। फिर इसके बाद आता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला, हाँ, इसके पहले एक चीज बताना भूल गए कि इस नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने किसी कारणों से 1193 में जलाकर राख कर दिया। कहते हैं कि इसकी बुक्स जो थी, मतलब पांडुलिपियां थी, कई महीने तक जलती रह गई, कई बहुत बिच्छू भी मारे गए उसमें माना जाता है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि माना जाता है करीब 10,000 विद्यार्थी उस काल में यहाँ पर पढ़ा करते थे। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्वरूप क्या रहा होगा। फिर आता है विक्रमशिला, ये जो है अंतिचक गांव भागलपुर में है। इसकी स्थापना किसने किया? पाल वंश के राजा धर्मपाल ने किया था। अब इसके दूसरा स्थान, प्रमुख स्थान, नौलखा पैलेस राजनगर। ये कहां पर है? मधुबनी जिले में है, जिसको कि महाराजा रामेश्वर सिंह द्वारा बनाया गया था। वैशाली महावीर जी का जन्म स्थान है, जो कि वर्णित देख रहे हैं आपने, मैंने लिखा वैशाली वज्जी के गढ़ हुआ करते थे, उन्हीं के गढ़ों के ये शासक के
अंश थे। ठीक है, शेरशाह सूरी मकबरा सासाराम में झील के अंदर ये मकबरा है जो कि जब कालिंजर की चढ़ाई पे गया था शेरशाह सूरी और वहां पे तोप के गोले उसको वापस आकर लग गए, वो एकदम घायल होगा बुरी तरीके से। उसके बाद मरने के बाद इसको यहीं पर दफनाया गया था। और इसकी विशेषता ये है कि ये हिंदू और इस्लामी संस्कृति दोनों का एक मिश्रण है, क्योंकि शेरशाह सूरी स्वयं में धर्मनिरपेक्ष टाइप का एक शासक था। उसने कभी भेदभाव नहीं किया था और वो तो मतलब कि जीटी रोड वगैरह डाक व्यवस्था तमाम चीजें करने वाला भारत में कौन था? ये शेरशाह सूरी था। बराबर गुफा का क्या है? ये जहानाबाद में चट्टान के अंदर काट कर गुफा बनाई गई है। ये मूल रूप से बौद्ध स्थान है। पावापुरी, जहां पर कि अंतिम सांस महावीर जी ने लिया, वह स्थान है क्या है? पावापुरी। जैन धर्म के प्रवर्तक जो कि 23वें तीर्थंकर है, इनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को माना गया है। कहा जाता है कि उनका उल्लेख जो है ऋग्वेद में भी है। ठीक है ना, 24वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। अब आइए बिहार के बारे में किया। मधुबनी कला ये वर्ल्ड फेमस चित्रकला है। ठीक है, ले इसमें क्या है? इसमें आध्यात्मिक चीजों, देवी देवताओं के बारे में चित्रण किया जाता है। ठीक, इसको क्या एक दूसरा नाम भी है, मिथिला चित्रकला। अगर पूछे कि भाई ये मधुबनी कला का दूसरा नाम क्या है, तो इसको मिथिला चित्रकला भी कहते हैं। छऊ नृत्य ये युद्ध नृत्य है। तो युद्ध नृत्य औरतें उस समय लड़ाई करती नहीं थी, तो ये पुरुषों का नृत्य है। ये भी एक प्रसिद्ध नृत्य है। अब आता है फिर कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य आदिवासियों का नृत्य है, जो कि करम नाम के काल्पनिक एक देवता का, उनका मानना है कि एक देवता है जो कि अगर खुश रहेंगे तो उनके कृषि व्यवस्था में कहीं भी कोई व्यवधान नहीं पैदा होगा और अच्छा उपजाऊ उपज मिलेगी, अतिवृष्टि से भी छुटकारा मिलेगा, सूखे से भी छुटकारा मिलेगा। तो उनका ये मानना है कि इस नृत्य को करने से, कर्मा नृत्य को करने से कर्म देवता खुश हो जाएंगे और हमारी कृषि व्यवस्था अच्छे तरीके से कार्य करती रहेगी। झुमरी नृत्य और झिझिया नृत्य, ये दोनों एक तरह से गुजराती गरबा के बराबर है। ये डांडिया नृत्य, डंडे से जो करते हैं, डांडिया गरबा। लेकिन अंतर क्या देखिए, झिझिया नृत्य केवल जो है ये केवल नवरात्र के समय किया जाता, माँ दुर्गा की आराधना के समय किया था, माँ जगदम्बिका की आराधना के समय। बिहार का बहुत ही प्रसिद्ध पर्व है जो बिहार का है वो छठ है, सबसे है। आज तो पहले कहा जाता कि बिहार का है, लेकिन आज देश के कोने कोने में फैल गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र, बॉम्बे, दिल्ली, हर क्षेत्र में छठ के पूजा करने वाले लोग मिल जाएंगे आपको। तीसरा फिर आता सोहर, प्रसिद्ध लोकगीत है। सोहर प्रसिद्ध लोकगीत हमने बिहार का कहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो केवल बिहार का है। यहाँ पर एक चीज को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि देखिए, राज्य क्या है? राज्य एक पॉलिटिकल बाउंड्री बनाता है, राजनीतिक सीमा बनाता है, वो सांस्कृतिक सीमा नहीं बनाता है। जब सांस्कृतिक सीमा नहीं बनाता है तो अगर दो लोग बीच में एक ही तरह के रहते हैं, हमने बीच में काट दिया, तो इसका मतलब नहीं कि उनकी व्यवस्था पूरी संस्कृति अलग हो, इनकी भी संस्कृति अलग हुई। इसलिए अगर हम कहते हैं कि सोहर बिहार का है, तो सोहर जो है अन्य प्रदेशों में भी होता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी इसका बहुत ज्यादा प्रचलन है, जो कि वैवाहिक कार्यक्रमों के समय औरतों द्वारा गाया जाता है। अब आइए इसके उद्योग अनुसंधान विश्वविद्यालय के भी एक एट ए ग्लैंस चर्चा करें जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। रील इंजन कारखाना मुंगेर जमालपुर, ये एशिया का प्रथम था, जो कि 8 फरवरी 1862 को वाष्प इंजन का पहला कारखाना था। वाष्प इंजन क्यों? क्योंकि शुरुआती में जब इंग्लैंड में जेम्स वाट ने वाष्प का खोज किया, उसने किया कि वाष्प की कितनी ताकत होती है, तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने यहीं पर वाष्प इंजन का कारखाना खोला था। यहाँ तक कि सिंदरी कारखाने की हम बात अभी नहीं करें, खाद कारखाना भी यहीं पर है। बरौनी तेल शोधक कारखाना है, ये बेगूसराय में 8 फरवरी 1964 को सोवियत संघ के सहयोग से, और इसमें रोमानिया भी था, मदद किया था। लेकिन मेन क्या है, सोवियत संघ, यूएसएसआर, जो कि अभी समय डिसइंटीग्रेट हो चुका है, रशिया इसका मेजर पार्ट है, उसको इसका रखरखाव इसको कौन चलाता है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तेल शोधक कारखाने को। ठीक, मखाना क्लस्टर, बहुत ज्यादा उपज यहाँ पर है, व्यवस्था होती है, तो दरभंगा इसके लिए फेमस है। लीची मुजफ्फरपुर की फेमस है, ये क्लस्टर यहाँ का है। फल अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है? भागलपुर में है।
राष्ट्रकवि ये देखिए रामधारी सिंह दिनकर महाविद्यालय, ये बेगूसराय में है, इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे, ठीक है, राष्ट्रकवि की। फिर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा, ये भारत में केंद्रीय मंत्री थे और संभवतः 1975 में एक समस्तीपुर में एक बम कांड हुआ था जिसमें मारे गए थे, उनके याद में ही दिया, उनकी स्मृति में ही ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा का। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, देखिए चाणक्य जो बेटा थे वो सभी चीजों को, इसीलिए उनके नाम पर विधि का विश्वविद्यालय, ला का बना दिया, जो कानून व्यवस्था की सब चीजों को अध्ययन कर सके, इसीलिए उस चाणक्य के नाम पर ये पटना में विश्वविद्यालय बनाया गया। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, वेरी फेमस, समस्तीपुर में है। ये जो है हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति पे बनाया गया है। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी पूर्वी चंपारण, ये यहाँ पर क्यों बनाया गया है? क्योंकि महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1917 में यहीं पर शुरू हुआ था, जबकि नील की खेती की विरुद्ध एक राजकुमार शुक्ला नाम के स्थानीय कार्यकर्ता महात्मा गांधी को ले गए थे और उस सत्याग्रह में भारतीयों को और वहां कृषकों को सफलता भी मिली थी। कुंवर वीर सिंह विश्वविद्यालय, ये 1857 की क्रांति में इनका बहुत बड़ा योगदान था और इन्होंने अंग्रेजी सेना को कई जगह परास्त किया था। काफी बुजुर्ग थे, भोजपुर जिले से ये निकले हुए थे, बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे वैसे ये, और इसी कारण से इनके नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम बनाया गया, जो कि आरा बिहार में है। फिर आता है राजेंद्र मेमोरियल मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी पटना में गया। मौलाना मजरू हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना में है। ये हक साहब जो थे अरबी और फारसी के बहुत बड़े विद्वान थे, आलिम थे बहुत बड़े, इनकी याद में इसको बनाया गया है। फिर आते हैं जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिनके वजह से ही जो है सबसे पहले भारत के अंदर गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई थी। गांधी मैदान में ही इन्होंने इंदिरा गांधी की, जो विशेष रूप से इमरजेंसी 75 के थे, इसके खिलाफ आवाज उठाने नेतृत्व देने वाले नेता यही थे। माना कि इनका वैसे जन्म स्थान जो है वो बलिया, यूपी का बॉर्डर जगह है, बलिया है, वहां सिताब दियारा है, लेकिन इनका कार्य स्थल जो था, कर्म भूमि थी, बिहार थी, इसलिए इनके याद में ये चीज बनाया गया विश्वविद्यालय छपरा। फिर आता है तिलका मांझी। तिलका मांझी एक आदिवासी था, जो कि कहते हैं कि माना जाता है कि शायद ये पहला आदिवासी था जिसने कि अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी, और ये माना जाता है इसका कार्यकाल क्लियर किसी में शायद 1770 में इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाया था। इसलिए इसकी याद में जो है जो विश्वविद्यालय बनाया गया वो भागलपुर में बनाया गया है। अब आइए हम जिसकी चर्चा करना चाहते हैं, बिहार पे अब हम आ गए। हम बिहार के गौरवशाली इतिहास की चर्चा इधर करने के साथ साथ बिहार की कुछ चीजों की भी हमने लिया कि क्या है। अब मूल रूप से हम बिहार पे वर्तमान बिहार की तरफ चलते हैं। बिहार क्या है? विचरण करते करते जो बहुत भिक्षु और भिक्षुणी थे एक स्थान पे इकट्ठा हो जाते थे और वहीं पर वो रहा करते थे। बौद्ध धर्म के विषय में चर्चा करना, उसके बारे में समझना, उसका प्रचार प्रसार क्या कैसे करना था, गोष्ठी करना था। एक तरह से वो उनका धर्मशाला या आश्रय स्थल था और उसी बिहार को मठ कहा गया। ठीक है, वो मठ बिहार था। लेकिन बिहार कैसे आ गया? बिहार जो है बिहार का ही अपभ्रंश है। जैसे हम कहते हैं क्या है, अवतिंद्र, अब बोलते क्या अवतिंदर, रमेंद्र क्या है? मूल रूप से रमेंद्र है, रमा धन इंद्र, लेकिन हम उसका उच्चारण सामान्य भाषा में रमेंद्र आए थे। ठीक उसी तरीके से ये बिहार जो है बिहार के रूप में आ गया। अब देखिए बिहार की स्थापना कब हुई है? 12 दिसंबर 1911 को गवर्नर लॉर्ड हॉर्डिंग्स ने घोषणा किया बंगाल की विभाजन की। माना कि उसके बिहार उनको बनाना कोई उद्देश्य नहीं था विशेष रूप से, क्यों? लेकिन उसके पीछे एक राजनीतिक कारण यह था कि बंगाल उस समय जो है स्वतंत्रता की आंदोलन की आग से झुलस रहा था, एकदम चारों तरफ था, और हिंदू मुस्लिम मिल करके जो है स्वतंत्रता की लड़ाई कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने सोचा कि अगर इस एक पार्ट को हम काट देते हैं, जहां पर मुसलमान आबादी इधर हो जाए, हिंदुओं की आबादी इधर हो जाए, काफी लोग क्षेत्र में बढ़ जाएंगे, तो ये आंदोलन
क्या कमजोर पड़ जाएगा, यही सोचकर इन्होंने बंगाल विभाजन किया था। खैर अब उसको हम चर्चा नहीं करते हैं। बंगाल 22 मार्च 1912 के अधिनियम से बंगाल विभाजन बिहार बन गया। ठीक, दूसरा बिहार का विभाजन, अब देखिए एक तो बिहार बन गया, बंगाल बिहार से बिहार बना क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजों की। फिर इसके बाद बिहार का दूसरा विभाजन क्या होता है, ये 15 नवंबर 2000 को हुआ। बिहार से अलग क्या बन गया, झारखंड राज्य बन गया। ठीक, और यहां पर अब एक चीज और देखिए, बिहार को पूर्ण राज्य की दर्जा कब मिला है, 26 जनवरी 1950 को। ठीक, अब वर्तमान में बिहार की सीमाएं कहां पर है, बाउंड्रीज कहां पर है, उत्तर में क्या है, नेपाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पूर्व में बंगाल, दक्षिण में झारखंड जो किसी का पार्ट था। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से इसका 12वां स्थान आज है। अब इसके राजकीय प्रतीकों की हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो राजकीय प्रतीक कैसे है, दो स्वास्तिक चिन्ह के बीच में क्या है, बोध वृक्ष, पवित्र बोध वृक्ष की कल्पना की गई है और उसके नीचे उर्दू में ईंट पर लिखा हुआ है बिहार, खुदा हुआ है। ठीक, अब इसके राजकीय प्रतीक के साथ इसके वैज्ञानिक नाम की चर्चा करते हैं। पशु बैल, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, बॉस इंडिकस। पक्षी गौरैया, पेसर डोमेस्टिकस। पुष्प फूल गेंदा, कैलेंडुला ऑफिशिनेलिस। वृक्ष पीपल, फिकस रेलिजियोसा। मछली देसी मांगोर, क्लैरियस बैट्रकचुस। खेल कबड्डी। भाषा हिंदी उर्दू। प्रथम रूप से राजकीय भाषा को अपनाने वाले हिंदी को यही राज था, लेकिन कतिपय कारणों से, जिस कारण की मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं, बाद में उर्दू को भी द्वितीय राजकीय भाषा की मान्यता दे दी गई। ठीक, राष्ट्रगीत मेरे भारत के कंठहार। राज प्रार्थना क्या है, मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें नाश करे। कितनी सुंदर कविताएं लिखी गई हैं बिहार के बारे में, और वो देखा जाए तो ये इस पे लागू होता अच्छे तरीके से। बिहार का जो स्वर्ण काल है, जो भारत का आज का स्वर्ण है, माना क्या आज बिहार वो नहीं है, लेकिन बिहार के अगर अतीत को कोई देखेगा तो आज भी बिहार जो है बहुत समृद्ध है, और उसके रिसोर्सेस, स्रोतों को अगर सही प्रयोग किया जाए तो आज भी बिहार जो है भारत का एक अग्रणी राज्य बन सकता है। ठीक है, यहां पर कुल जिले 38 है, 38, प्रमंडल 9, राजधानी पटना, हाईकोर्ट पटना। अब बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि इस 22 मार्च 2012 के अधिनियम से ही बिहार बना था। अब आइए दूसरी चर्चा करने जा रहे हैं। बिहार में जो राजनीतिक सदन की व्यवस्था है वो है द्विसदनी। मतलब कि क्या है, वहां पर विधानसभा है, विधान परिषद भी है। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह व्यवस्था, द्विसदन की व्यवस्था भारत के सभी राज्यों में नहीं है। कुछ राज्यों में है और कुछ राज्यों में नहीं भी है। द्विसदन व्यवस्था में क्या होता है, ये माना जाता है कि एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है। तो जो विधानसभा होते हैं उसमें जो है आम जनता चुनाव करती है, और दूसरी तरफ जो है विधान परिषद में नॉमिनेटेड लोग होते हैं, जो कि इनडायरेक्ट उनका सिलेक्शन होता है, क्षेत्र विशेष के लोगों का चुनाव करके उसके अंदर रखा जाता है। माना कि पॉलिटिक्स का विषय वीडियो लंबा हो जाए तो इसके बारे में सब मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में किसी। फिर इसी तरीके से आता है, इसकी तो मैंने चर्चा किया। अब वो विधानसभा के कुल सदस्य वहां पर 243 है, विधान परिषद के 43 है। विधानसभा के सदस्यों को एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधान परिषद के सदस्यों को बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसी तरीके से यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा की 40 और 16 सीट है। राज्यसभा लोकसभा भी क्या है, एक अपर हाउस और लोअर हाउस, जो कि इंग्लैंड की व्यवस्था हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स है, जिसमें एक पीयर ग्रुप माना जाता है। इसको उच्च सदन कहा जाता है। वैसे राज्यसभा को उच्च सदन ये माना जाता है कि समाज के साभ्रांत या बहुत क्षेत्र विशेष के विशिष्ट लोगों को ही यहाँ पर भेजा जाता है, जहां पर कि दूसरी तरफ लोकसभा में आम जनता भी अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, लेकिन यहाँ पर दोनों को ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है।
प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण उर्फ श्री बाबू, इनको बिहार केसरी कहा जाता है। प्रथम राज्यपाल श्री जयराम दौलत राम थे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष श्री राम दयालु सिंह। लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष यहाँ के जो थे वो श्री विंदेश्वरी प्रसाद वर्मा थे। प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे? श्री राजीव रंजन प्रसाद। अब कुछ व्यक्तित्व तो बहुत वहां पैदा हुए हैं, लेकिन किसी व्यक्तित्व की चर्चा करना हम चाहते हैं, कुछ कतिपय लोगों को, क्योंकि इसी वीडियो में हम सबकी चर्चा नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद, आधुनिक बिहार के संस्थापक माने जाते हैं। जो 2012 में बिहार जो बना था, तो बिहार की स्थिति कैसी हो, व्यवस्था कैसा हो, क्या हो, कैसे हो, इसके उन्होंने एक तरह से अपनी रूपरेखा से इसका एक आंदोलन किया था। ये चूंकि वकील थे, 10-12 साल इन्होंने लखनऊ में भी इलाहाबाद में भी बैरिस्टर रहे, इसलिए इन्होंने कानूनी तरीके से सब चीजों को अंग्रेजों को समझाया क्या कैसे होना चाहिए। और आधुनिक, तो इसलिए इनको कहा जाता है कि आधुनिक बिहार के संस्थापक और वास्तुकार इनको माना गया है। इनका जन्म स्थान बक्सर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनके बारे में कहा जाता है, एक बार इनकी कॉपी देख करके एग्जामिनर ने लिखा था एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनर। मतलब क्या है? परीक्षक कहता है कि मुझसे अच्छा परीक्षार्थी ही है। समझिए किस तरह के ब्रेन थे इनका। ये बिहार के गौरव हैं। इनके बारे में रघुपत साय फिराक गोरखपुरी ने कहा था कि इंडिया में केवल 2.5 लोग इंग्लिश जानते हैं, एक मैं, एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आधा जवाहरलाल नेहरू, जो कि इंग्लैंड में ही पढ़ते रह गए। अब समझ सकते हैं कि कितने प्रतिभा संपन्न थे। संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष भी थे और सेकेंडली ये भारत के लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक, इनका जन्म जो है जीरादेई सीवान में हुआ था। अगर प्रतिभाओं की बात करें तो एक प्रतिभा यहाँ पर और ठीक है, वो प्रतिभा तो हम सब नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन बुद्धिमानी की बात करना चाहिए, तो उसका चर्चा मैं इसलिए करना चाहता हूं। लेकिन वो कौन थे यहाँ पर? ठग सम्राट नटवर लाल उर्फ मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, वो सिवान डिस्ट्रिक्ट का ही रहने वाले थे। लेकिन चूंकि वो ठग थे, इससे उनको व्यक्तित्व में की संज्ञा नहीं दी जा सकती। लेकिन उस आदमी ने कितना बड़ा ब्रेन पाया था कि संसद की कार्रवाई चल रही, संसद को भेज दिया, लाल किला को बताकर अपना भेज दिया, बॉम्बे बीटी को भेज दिया, ताजमहल को भेज दिया। बताइए, लेने वाले को भी शायद नहीं समझ में आ रहा कि ये सब संपत्तियां कैसे हम खरीद रहे हैं, लेकिन इसने अपने ब्रेन से भेज दिया। खैर, अब उसकी चर्चा हम नहीं करना चाहेंगे। ठीक, राम दुलारी सिन्हा, ये बिहार की पहली महिला थी जो कि किसी अन्य प्रदेश में राज्यपाल के पद पर सुशोभित किया इन्होंने। वो प्रदेश था केरल। इनका जन्म स्थान क्या था? गोपालगंज। अब आइए, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला। ऐसी कविताओं को लिखने वाली, इस तरह रामधारी सिंह वीर रस की ऐसी कविता कि मुर्दा भी शायद जिंदा होकर के देश के लिए, जान के लिए कुर्बान दोबारा से हो जाए, अगर उसको जिंदा होना पड़े तो। ठीक है, इनका जन्म जो है बेगूसराय में हुआ था। ये मूल रूप से वीर रस की कविताएं लिखती थी। इनकी एक कृति है रश्मिरथ और परशुराम की प्रतीक्षा। लेकिन इनको सम्मान ज्ञानपीठ साहित्य पुरस्कार मिला था उर्वशी पे। उर्वशी वास्तव में वीर रस की इनकी कवि रचना नहीं थी, ये प्रेम पर आधारित इनकी रचना रही है, जिसपे कि इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। आचार्य शिवपूजन सहाय, इनका जन्म शाहबाद में हुआ था और इनका प्रमुख उपन्यास जिसने क्रांतिकारी चीजों को पैदा कर दिया, विचारों को, देहाती दुनिया, और उनकी दूसरी कविता रचना है शिवपूजन रत्नावली। फणीश्वरनाथ रेणु, इन्होंने ऐसी रचना शुरुआती दौर में इन्होंने मैला आंचल लिखा कि जिसने कि देश के साहित्य में तहलका मचा दिया गया। इनको आधुनिक प्रेमचंद कहा गया। ये मत समझिए कि बिहार में केवल इतने ही लोग थे। अगर मैं भरूंगा तो कई बोर्ड भर जाएगा प्रतिभाओं से, और बिहार के गौरवशाली इतिहास को हम की चर्चा पूरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ बिंदुओं पर ही हमें चर्चा करना था, एक सीमित समय पे ही चर्चा करना है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जिससे नीरस लगने लगता है पढ़ने वाले को।
इसलिए हमने वीडियो को अब यहीं पर विराम देने की कोशिश किया है। अगले वीडियो में हम किसी अन्य विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। टिल देन, बाय बाय।